Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है जुडिशरी से और रिलेटेड है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर दी गई एक जजमेंट, जिस जजमेंट में ये इंश्योर किया गया था कि क्या ये रिपोर्ट जिससे कई सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुए हैं, क्या ये रिपोर्ट लीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को ऑर्डर देता है कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कंडक्ट को प्रोब करें, मतलब पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा की गई रिलीज को एनालाइज करें एक लीगल पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट में बात की जाती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो शॉर्ट सेलिंग की थी जिससे कई सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुआ है, क्या वो लीगल है। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए सेबी के द्वारा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पता है। इस रिपोर्ट को पिछले साल इसी महीने जनवरी में रिलीज किया गया था, जिस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि दे हैव एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज, दे हैव सर्कमवेंटेड द लॉ एंड मेड प्रॉफिट्स। अब इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से ये एक मेजर न्यूज़ है, बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये एक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट इवेंट है। आपको इसकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, बट इसमें कई लेवल डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ही कल एक और ऑब्जर्वेशन की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक 3 जज का बेंच बोलता है कि ऐसे किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को प्रूफ के तौर पर नहीं समझा जा सकता। वो बोलते हैं कि हाँ, इन रिपोर्ट्स को एक एविडेंस के तौर पर समझा जा सकता है, but they cannot be the sole basis for challenging the adequacy of regulatory investigation. मतलब सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्स द क्लियर डिस्टिंक्शन जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बीच में, जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, और एक डेडिकेटेड लीगल बेसिस पर की गई इन्वेस्टिगेशन के बीच में, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा की जाए। द कोर्ट सेज दैट थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ्स। अब सुप्रीम कोर्ट में ही एक और ऑब्जर्वेशन की जाती है शॉर्ट सेलिंग को लेकर। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है इसके बारे में जल्द ही हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, आई होप आपको पता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कोर्ट्स में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि वो इंश्योर करें कि यूनियन गवर्नमेंट और सेबी मिलकर शॉर्ट सेलिंग को रेगुलेट करें। फ्रेंड्स, पिछले साल जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज की गई थी, उस समय ये शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट काफ़ी न्यूज़ में था। एक्सपेक्टेड था कि इस साल एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाए, बट नहीं पूछा गया था। बट यू शुड नो कि ये अभी भी उतना ही रेलिवेंट है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को समझ लिए। हम इसके बारे में अभी जल्द ही बात भी करेंगे। शॉर्ट सेलिंग को लेकर कल कोर्ट में इसलिए बात की जाती है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऑफिशियली डिक्लेयर ही किया था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर उनकी एक शॉर्ट पोजीशन है, जिसका मतलब है कि अगर अडानी के स्टॉक्स का प्राइस गिरता तो उस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बेस्ड तो नहीं है, तो उन्होंने अडानी के इन स्टॉक्स पे शॉर्ट किया था यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स के थ्रू और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अभी नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है इसकी बात करते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? तो शॉर्ट सेलिंग एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जिसमें एक इन्वेस्टर, जिसको शॉर्ट सेलर बोला जाता है, वो क्या करता है। शॉर्ट सेलर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि आप, मैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंडनबर्ग रिसर्च। तो शॉर्ट सेलर क्या करता है टू मेक प्रॉफिट। एक शॉर्ट सेलर टू मेक प्रॉफिट किसी ब्रोकर से वो कुछ स्टॉक्स को बोरो करता है, खरीदता नहीं है, ही बोरोज इट। फॉर इंस्टेंस, मैं वो ब्रोकर हूं और आप एक शॉर्ट सेलर हैं, तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आप मेरे से बोलेंगे कि यू नीड टू बोरो सम स्टॉक्स। फॉर इंस्टेंस, आप मुझसे अडानी के स्टॉक्स बोरो करते हैं, तो मैं एक ब्रोकर आपको वो स्टॉक्स बोरोइंग के लिए दे देता हूँ एट सम कॉस्ट विच इज़ वेरी मिनिमल। फिर आप यू विल सेल देम ऑन द ओपन मार्केट। आप अपने बोरो किए हुए स्टॉक्स कुछ थोड़े समय के लिए ओपन मार्केट में बेच देते हैं, जिसको पब्लिक खरीद लेती है, और आप उन स्टॉक को बेचते हैं
विद एन एक्सपेक्टेशन कि उस स्टॉक के प्राइस कम होंगे। आपने मुझसे बोरो किए हुए स्टॉक्स मार्केट में बेच दिए इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये अगर आपने 100 रुपये में बेचे हैं तो कल उनका प्राइस 90 रुपये हो जाएगा। तो अब अगर कल किसी भी रीज़न से उसका प्राइस 90 हो जाता है तो मार्केट से आप वो स्टॉक दोबारा से खरीदेंगे 90 रुपये में। आपने वो स्टॉक 100 रुपये के बेचे थे, फिर आपने उनको दोबारा से मार्केट में खरीद लिया 90 रुपये का। द शॉर्ट सेलर एम्स टू बाय बैक द सेम नंबर ऑफ शेयर्स लेटर एट अ लोअर प्राइस। और वो स्टॉक 100 रुपये के बेचकर और 90 के वापसी खरीद कर यू मेड अ 10 रुपये प्रॉफिट, और उसके बाद आप उस स्टॉक्स को मुझे, जो कि मैं ब्रोकर हूँ, मुझे वापस कर देते हैं बिकॉज यू हैड बोरोड इट फ्रॉम मी। सो दिस प्राइस डिफरेंस, मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस, इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। आप इस डायग्राम की मदद से शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट को समझ लें। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा की सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील रिगार्डिंग हर एक्सपल्शन और सुप्रीम कोर्ट की दी गई स्टेटमेंट। तो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक्सपल्शन को चैलेंज किया था। शी हैड फाइल्ड अ पिटिशन कि उनकी एक्सपल्शन गलत है और इस ऑर्डर को रिवोक कर दिया जाए, इस ऑर्डर को हटा दिया जाए। तो उनकी पिटिशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज सीक्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पिटिशन को सुनते हुए जज लोकसभा के सेक्रेटेरिएट से सवाल पूछते हैं कि इन व्यक्ति को क्यों एक्सपेल किया है, हमें उसकी डिटेल दें। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा टू रिस्पॉन्ड विद इन 3 वीक्स टू द पिटिशन, और इस डिटेल के लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। और इस 3 हफ्ते के लिए द कोर्ट डिड नॉट ग्रांट इमीडिएट इंटरिम रिलीफ। इस 3 हफ्ते के पीरियड के लिए कोर्ट ने महुआ मित्रा को परमिशन नहीं दी है कि वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को दोबारा से ज्वाइन कर ले एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब शी कैन नॉट ज्वाइन द हाउस प्रोसीडिंग्स। सो ये इवेंट भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इससे आप समझिए कि हाउ द कोर्ट प्रोसेस वर्क्स, हाउ द पिटिशन सिस्टम वर्क्स। कोर्ट ने डिटेल के लिए किससे बात करी? लोकसभा के सेक्रेटेरिएट से। अब लोकसभा का सेक्रेटेरिएट भी एक कॉम्पोनेंट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब कोर्ट ने स्पीकर से नहीं पूछा, कोर्ट इंक्वायर्ड फ्रॉम द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। ये सब नॉलेज आपकी बुक से ली गई पॉलिटी एंड गवर्नेंस की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक और न्यूज़ है जुडिशरी से ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस को रिलीज किया है। ये गाइडलाइंस रिलेटेड है कि हाई कोर्ट में कुछ कुछ केसेस में हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ऐसा ना करे कि छोटी छोटी बातों पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला ले कि आप आए और गवाही दे। द गाइडलाइंस आर टू प्रिवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम बीइंग समन्ड टू कोर्ट विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने पास बुलाने से पहले कॉशन और रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करे। मतलब ऐसा एक्शन लेने से पहले सोचे और समझे कि क्या ये ज़रूरी है। ऐसा करने का रीज़न सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है टू मेंटेन द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। अब सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज किया गया है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी में काम करेंगे, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाए बिना, लाइक अ क्लॉक वर्क। जैसे क्लॉक में कई सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक अपना काम करता है, एक दूसरा, एंड सब मिलकर दे मेक द क्लॉक वर्क। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंसेप्ट का पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाई कोर्ट में बोला जाता है दैट द कोर्ट्स मस्ट इंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। और कोर्ट में इसी दौरान ये भी बोला जाता है दैट कोई ऐसे कमेंट्स ना हो जो डेरोगेटरी हो। आप यूट्यूब में देखेंगे कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जज एक आईएएस ऑफिसर को काफ़ी गुस्सा करते हैं, रेप्रीमैंड करते हैं, झाड़ते हैं, ये बोलकर कि आप एक ऑफिशियल हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप किस तरीके के कपड़े पहनकर हमारे सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो ऐसे कमेंट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन गाइडलाइंस में हाई कोर्ट को बोला है कि वो ऑफिशियल्स की फिजिकल अपीयरेंस पे, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे और सोशल स्टेटस जैसे चीज़ों को लेकर
कोई कमेंट ना करें प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब इस इवेंट से आपको पता होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के बारे में। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है इंडिया के हेल्थ सिस्टम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक बॉडी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने। तो इस सर्वे में एक सैंपल साइज को स्टडी किया गया, कुछ लोगों को स्टडी किया गया और ये पता लगाया गया कि उस सैंपल साइज में ओवर हाफ ऑफ द सर्वेड पेशेंट्स वर गिवन एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन रादर देन टू ट्रीट इट। अब इस न्यूज़ पर बात करने से पहले क्या आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पता है? फ्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक मेजर थ्रेट है जो ये कंट्री फेस करती है बिसाइड्स सम अदर मेजर थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अ वायरस पेंडेमिक। आज के मेडिकल सिस्टम में एक बहुत मेजर जो इशू है वो ये है कि डॉक्टर्स काफ़ी गैर जिम्मेदारी के साथ ज़रूरत ना होने पर भी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। और पेशेंट्स को ऐसे एंटीबायोटिक देने से जो इशू है वो ये है कि इससे उन लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बोला है पब्लिक हेल्थ के लिए। इसका कारण है एंटीबायोटिक्स का इनएप्रोप्रिएट यूज़ करना। इस सर्वे में ये पता लगा है कि सर्वे किए गए पेशेंट्स में से 94% को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे बिना किसी डेफिनेटिव मेडिकल डायग्नोसिस के। मतलब डॉक्टर ने एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया। आप अगर एक पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि मुझे ये इश्यूज़ है, डॉक्टर ने उन इश्यूज़ को प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया ये इंश्योर करने के लिए कि क्या इन इश्यूज़ का रीज़न कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। और इस प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना उन्होंने आपको पर्ची पे लिख के दे दिया कि आप ये दवाई जाके केमिस्ट से ले लें और खा लें। तो 100 में से 94% पेशेंट ऐसे थे जिनको ऐसे प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। और उस सिंपल साइज में 55% पेशेंट्स ऐसे थे जिनको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे फॉर प्रोफिलाइटिक कंडीशंस। प्रोफिलाइटिक का मतलब है कि दवाई दे देना इस होप में कि वो बीमारी किसी व्यक्ति को हो ही ना। मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी होने के बाद दवाई दी जाए, नहीं, बीमारी होने से पहले ही उसको दवा दे देना, इसको प्रोफिलाइटिक एक्शन बोला जाता है। तो उन व्यक्तियों में से 55% को एंटीबायोटिक्स दिए गए थे, उनको कोई बीमारी होने से पहले ही। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ से आपको एम्फसिस मिलना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक मेजर थ्रेट है और इंडिया के मेडिकल सिस्टम में इस थ्रेट को अभी तक इतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, पर गवर्नमेंट की कोशिश है कि लिया जाए। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है स्पेस और साइंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इसरो की एजेंसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और स्पेसएक्स के बीच हुआ एक कोलैबोरेशन। तो स्पेसएक्स, जिसका एक मेजर लॉन्चर है फैल्कन 9, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया की सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए। GSAT-20 की अभी हम जल्द ही बात करेंगे। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड plans to launch GSAT-20 using SpaceX Falcon 9 रॉकेट। मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्लान है कि वो GSAT-20, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करेंगे SpaceX के रॉकेट की मदद से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं पहले तो इस सैटेलाइट GSAT-20 के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इस सैटेलाइट के बारे में, GSAT-20 के बारे में। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। फ्रेंड्स, सैटेलाइट अलग अलग तरीके की होती हैं। फॉर एग्जांपल, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, और एक और टाइप है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का ऑर्बिट जियो स्टेशनरी होगा और इसका रॉकेट, एज वी हैव सेड, SpaceX का फैल्कन 9 होगा। तो ये सैटेलाइट, एज वी हैव सेड, इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसकी डेवलपमेंट को फंड किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, जो कि इसको ओन भी करती है। तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एज वी हैव सेड, और इसका एम है इंडिया में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना ऐसी जगह पर जहाँ पर कनेक्टिविटी अभी इतनी नहीं है, टू एनहांस द डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी फॉर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन ऑफ इंडिया। मतलब
मेजर सिटीज़ और काफ़ी सारी और लोकेशन में तो कनेक्टिविटी प्रेजेंट है, बट कुछ ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर इंस्टेंस, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो ये सैटेलाइट और इस जैसी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है यूजिंग इट्स ओन फंड्स टू इंश्योर कि इंडिया के हर रीजन में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। और इस सैटेलाइट GSAT-20 की एक और ख़ास बात है, इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि अलग है कॉमन तौर पे पाए जाने वाले केमिकल बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम से। मतलब जब ये सैटेलाइट ऑर्बिट में होगी, वहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी से बाहर फ्रीली रोटेट कर रही होगी, तब वहाँ पर अगर वो मूव करना चाहे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए, तो इसके लिए सैटेलाइट्स में कुछ सिस्टम्स होते हैं, इंजन्स होते हैं। इन सिस्टम्स को प्रोपल्शन सिस्टम बोला जाता है। मेजॉरिटी केसेस में ये प्रोपल्शन सिस्टम्स केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पर इस सैटेलाइट में ये प्रोपल्शन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। इस सैटेलाइट से मिलने वाली कैपेसिटी को पूरे तरीके से डिश टीवी को दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसरो की ही एजेंसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। हम बात करते हैं कि इस एजेंसी का मैंडेट क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो अगर शॉर्ट में बोला जाए, इस एजेंसी को बनाया गया है इस एम के साथ कि ये इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, क्योंकि ये स्पेस सेक्टर इतना महंगा सेक्टर है, इसमें एंट्री करने के लिए बैरियर बहुत बड़े बड़े हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश है इस एजेंसी के थ्रू और अपनी और पॉलिसीज से कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ाई जा सके। इसका मैंडेट है सैटेलाइट के प्रोडक्शन के लाइसेंस को प्राइवेट इंडस्ट्री को देना, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोडक्शन में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करना, स्पेस बेस्ड प्रोडक्ट को मार्केट करना, इसरो की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना, स्पेस के लिए ही डेवलप की गई और टेक्नोलॉजीज़ को भी मार्केट करना। तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी सेड that New Space India Limited would spur the growth of Indian industries in the space sector and enable Indian industries to scale up their manufacturing and production base. मतलब इस एजेंसी को एस्टैब्लिश करने के पीछे गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन है कि इंडिया स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर हो, और इंडिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट एजेंसी ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप्स भी हों, बिजनेसेस भी हों, जो इस स्पेस इंडस्ट्री में एक्सेल करें। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है देश में इस समय चल रही ट्रकर्स की स्ट्राइक। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्राइक का रीज़न, जैसे कि हमने कल बात की थी, रिलेटेड है भारतीय न्याय संहिता में प्रेजेंट एक क्लॉज की, जो हिट एंड रन केसेस में पनिशमेंट की सेंटेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इस बढ़ी हुई सेंटेंस को लेकर ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी चिंता में हैं और वो स्ट्राइक पर हैं। और इन स्ट्राइक्स को गवर्नमेंट ने एड्रेस भी किया है और इन ट्रकर्स को एश्योर किया है कि वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो उनके इंटरेस्ट को हानि पहुंचाए। जो भी स्टेप लिया जाएगा वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ कंसल्ट करके लिया जाएगा, जो कि इन ट्रांसपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है, एक प्राइवेट एसोसिएशन है। तो स्ट्राइक कर रहे इन ट्रक के ड्राइवर्स और ट्रक कंपनीज की सबसे बड़ी चिंता है ऑफ एडिशनल क्रिमिनल लायबिलिटी, कि इस नए कानून के बाद उन पर ऐसे कोर्ट केसेस और बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, उनको चिंता है कि रोड पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ ड्राइवर की मदद से और कुछ नेचुरल कॉजेज से, जैसे कि रोड खराब होने से। तो अब हर एक केस में ड्राइवर को सज़ा दे दी जाए ये सोचकर कि ये ड्राइवर एक क्रिमिनल है जिसने जानकर ये एक्सीडेंट किया है। इस लॉ का ये अजम्पशन, ये इन ट्रकर्स की चिंता है, जिस वजह से ही स्ट्राइक पर है। दे आर कंसर्न अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द पीनल प्रोविजंस। ये नए प्रोविजंस, इनमें दी गई सज़ा काफ़ी सीवियर है। अब हम ब्रीफली बात करते हैं कि इस नए बिल भारतीय न्याय संहिता का ये सेक्शन 106 क्या बोलता है। तो भारतीय न्याय संहिता का ये प्रोविजन पुराने बिल आईपीसी के सेक्शन 304A को रिप्लेस करता है। दिस सेक्शन 106 रिप्लेसेस सेक्शन 304A ऑफ द आईपीसी। अब ये तो आपको पता ही है कि इंडियन पीनल कोड अब खत्म हो चुका है और उसको रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता ने, BNS ने।
तो इस नए सेक्शन 106 में बोला गया है कि रैश ड्राइविंग की वजह से और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कोई डेथ होती है तो उस डेथ की सेंटेंस को जो पहले 2 साल थी उसको अब बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, और ये डेथ सेंटेंस 10 साल तक की भी हो सकती है अगर जिसने ये एक्सीडेंट किया है ही फेल्स टू रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। मतलब अगर किसी से एक्सीडेंट हुआ है तो पहले केस में अगर वो एक्सीडेंट रैश ड्राइविंग की वजह से या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से था तो उस व्यक्ति को पहले 2 साल की सज़ा मिलती थी, अब वो सज़ा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। और अगर वो व्यक्ति किसी भी केस से अपने इस एक्सीडेंट को अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं करता, इफ़ ही ट्राइज टू फ्ली, अगर वो भागने की कोशिश करता है या वो भाग जाता है, तो उस केस में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ऐसे भाग जाने को हिट एंड रन बोला जाता है। दीज आर रेफर्ड टू एज हिट एंड रन एक्सीडेंट्स, और इसमें सज़ा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, एज वी हैव सेड। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ड्राइवर हर बार इसलिए नहीं भागते क्योंकि वो अथॉरिटीज से बचना चाहते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये लोग आसपास जो भीड़ इकट्ठा है ये मुझे पीट पीट कर मार देंगे, विच इज कॉल्ड एज लिंचिंग। ड्राइवर्स फ्ली द एक्सीडेंट सीन्स फ्रॉम अ फियर ऑफ लिंचिंग, और बहुत केसेस में दे रिपोर्ट टू द पुलिस लेटर कि वो वहाँ से बचने के बाद जब मामला थोड़ा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। तो इस पीस में बोला गया है कि जो डिबेट है वो इस बात की है कि गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि प्रिजन की टर्म्स बढ़ा दी जाए, या गवर्नमेंट का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिनसे एक्सीडेंट्स ही कम हो। क्योंकि बहुत सारे केस में एक्सीडेंट इन वजह से होते हैं जिसमें ड्राइवर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे कि रोड का बैड डिज़ाइन, कुछ रोड पर मोड़ इस तरीके से होना, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि वाटर काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाता है आफ्टर अ रेनफॉल। तो ऐसे केसेस में ड्राइवर की पूरे तरीके से गलती नहीं होती, और इस पीस के ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसे केसेस में उसको इतनी बड़ी सज़ा देना जायज़ नहीं है। अब इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं विल फॉलो इट अप। ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है असम में हुआ एक मेजर एग्रीमेंट यूएलएफए के बीच में, असम गवर्नमेंट के बीच में और यूनियन होम मिनिस्ट्री के बीच में। इस एग्रीमेंट में 3 पार्टीज थी, इसलिए इट इज़ रेफर टू एज अ ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट। 3 तरफ से किया गया एक पीस डील। तो सबसे पहले इस पीस डील की मेजर पार्टी यूएलएफए के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये 1979 में बना एक इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब असम के लोगों के द्वारा ही बनाया गया ये ग्रुप था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेररिस्ट ग्रुप भी डेजिग्नेट किया हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब 1979 में ये ग्रुप बना था, ड्यूरिंग द 1979, उस समय ये एक सिंगल ग्रुप था, बट ओवर द पीरियड ये 2 भागों में बट गया था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम प्रो ट्रूस। मतलब इस यूएलएफए के 2 भाग हो गए थे। एक भाग था जिसका कहना था कि शांति से काम किए जाएं, हथियारों का इस्तेमाल ना हो, और दूसरा ग्रुप ही वॉज अ वायलेंट ग्रुप। तो अभी रिसेंटली हमने इस इवेंट को कवर भी किया था, एक पीस डील हुई है जो कि असम को लेकर एक मेजर पीस डील है। इस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि असम के लोगों की जो भी लीगल और लेजिट डिमांड है उनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। पर अभी भी एक चिंता है, जैसे कि ऐसे इस ग्रुप के 2 फैक्शन हैं, तो एक फैक्शन अभी भी उसने गवर्नमेंट के साथ पीस डील साइन नहीं की है, और उस ग्रुप को लेकर इस पीस के ऑथर चिंता जाहिर करते हैं। तो अब बात करते हैं इस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के फॉर्मेशन की, ये कैसे बना था। तो इसका जन्म 1979 में हुआ था, जब असम में एक एंटी फॉरेनर्स असम एजिटेशन चल रही थी। असम के लोगों को चिंता थी कि उनको इलीगल इमिग्रेंट्स आकर रिप्लेस कर देंगे। इलीगल इमिग्रेंट से उनका मतलब था बांग्लादेश के लोग। मतलब असम को चिंता थी कि बॉर्डर से आगे लोग उनकी कम्युनिटीज़ को ओवरवेलम कर देंगे, उनकी डेमोग्राफी को ही चेंज कर देंगे, उनके कल्चर को डिसरप्ट कर देंगे। तो अपनी इन कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं था। दे देमसेल्व्स मेड अ ग्रुप एंड सेड
we'll protect ourselves, we'll protect our rights and we'll protect our communities. तो इन 1970s में चल रही एजिटेशंस में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्टूडेंट बॉडीज थी और काफ़ी और ग्रुप थे। और इन्हीं ग्रुप में से कुछ व्यक्तियों ने, अरविंद राजखुआ, अनूप चेतिया और परेश बरुआ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया 1979 में, जिसको यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नाम दिया। और इस यूएलएफए का एम था एक सॉवरेन असम बनाना, मतलब जो खुद ही अपने आप को गवर्न करे, कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको कोई लेना देना ना हो। और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए उन्होंने म्यांमार से हेल्प ली, चाइना से हेल्प ली और पाकिस्तान से भी हेल्प ली। और इस इलीगल ग्रुप की एक्टिविटीज से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में एक ऑपरेशन बजरंग को लॉन्च किया। इस यूएलएफ को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया कि ये बैंड है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और आसाम को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा में एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। अफ्स्पा के बारे में हमने कल ही बात की थी। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि इस यूएलएफए का ओरिजिन क्या है और गवर्नमेंट का इनको लेकर क्या स्टैंड था, अब हम बात करते हैं पीस प्रोसेस की, जिसको पिछले ही महीने अचीव किया गया है। ये पीस प्रोसेस कब शुरू हुआ? तो गवर्नमेंट ने 1990s में इस ग्रुप के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू करे, जिसमें इस यूएलएफए के 1221 मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया। इस ग्रुप को उस समय पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई भी सपोर्ट करती थी और इस ग्रुप के बाहर, इंडिया से बाहर कैंप्स भी थे, बांग्लादेश में और भूटान में भी। तो भूटान ने फिर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को सुनते हुए साल 2003 में कुछ मेजर स्टेप्स लिए और अपने देश से इस ग्रुप की सभी प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया। और बांग्लादेश में भी साल 2009 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, बांग्लादेश ने भी अपने देश में प्रेजेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वहाँ से निकाल दिया, प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया। तो इस असम की इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस फिर भूटान और बांग्लादेश से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और इस ग्रुप ने भी फिर 2005 में कोशिश करी कि ये पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट से बात करे और अपनी डिमांड्स को फिर फुलफिल करने की कोशिश करे, पर उनका ये प्लान फिर जल्दी ही चेंज हो गया एंड दे रिज्यूम्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो जब 2005 में इस ग्रुप ने सोचा कि पीसफुल तरीके से अपने एम्स को अचीव करते हैं, तो इस ग्रुप के एक मेजर लीडर राजखोआ ने गवर्नमेंट के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट को साइन कर लिया कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में गोलीबारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 2011 में। पर फिर इस व्यक्ति को, राजखोआ को, इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज एक्सपर्ड। इस ग्रुप के लीडर्स का कहना था कि हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, चाहे हमें बंदूकों का इस्तेमाल करना पड़े या बातों का। हम आपकी सीज फायर एग्रीमेंट से एग्री नहीं करते, आप हमारे ग्रुप को छोड़ दें। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द ग्रुप। तो जिन व्यक्ति ने उनको इस ग्रुप से निकाला, उन लीडर का नाम था परेश बरुआ। और राजखोआ, जो खुद भी एक लीडर थे, उनको निकालने के बाद फिर इस ग्रुप का नाम उन्होंने रख दिया यूएलएफए इंडिपेंडेंट, ULFAI, जिससे इसको अभी जाना जाता है। तो साल 2013 में इस ग्रुप के दो भाग बन गए, ULFAI एंड ULFA प्रो ट्रूस, जो शांति चाहता था। तो अब इसी शांति चाहने वाले ग्रुप ने 29 दिसंबर को 12 साल बाद गवर्नमेंट के साथ ये पीस एग्रीमेंट साइन किया है एंड दे हैव सस्पेंडेड ऑल सबवर्सिव ऑपरेशन, जो कि इस पीस प्रोसेस में एक मेजर डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स, आसाम में जो मेजर ग्रुप था जिससे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को खतरा था, वो ये ही ग्रुप है। और इन ग्रुप के एक मेजर भाग के साथ पीस एग्रीमेंट को साइन करना इंडिया की एक मेजर अचीवमेंट है टू अचीव लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस। अब हम बात करते हैं कि इस पीस ऑफर में क्या क्या बातें की गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रॉमिस किया है कि इस ग्रुप की सभी मेजर डिमांड्स को, सभी जायज़ डिमांड को एक टाइम बाउंड प्रोसेस में पूरा कर दिया जाएगा। ये भी बोला गया है कि 1.5 लाख करोड़ की इस रीजन में इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी सो दैट असम की डेवलपमेंट हो। सभी बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी सेटल कर दिया जाएगा नेबरिंग स्टेट्स के साथ। और असम की स्टेट असेंबली में इंडिजीनियस पॉपुलेशन, वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी, वहाँ पर जो कम्युनिटी बहुत पहले से रह रही है, बिफोर इवन द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, उन कम्युनिटीज़ को मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये किस तरीके से दी जाएगी? फॉर इंस्टेंस, उस असेंबली में इन कम्युनिटीज़ के लिए सीट रिजर्व करके
और इस पैक्ट में ये भी बात की गई है कि सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 को असम में अप्लाई नहीं किया जाएगा। वहाँ पर यह भी किया जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के व्यक्ति दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर ना कर सके, और वहाँ पर एक बार फिर से एरर फ्री तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, आप समझिए कि वहाँ के लोगों की मेजर चिंता ये है कि उनके एरियाज़ को, उनकी कम्युनिटीज़ को कोई बाहर से आकर इन्वेड ना करे। तो इन सभी स्टेप का वो ही गोल है। सिटीजनशिप एक्ट में एक्सेम्पशन चाहना, एनआरसी क्रिएट करवाना, ये इंश्योर करना कि ऐसे किसी और व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन ना हो। अब इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस प्रोसेस में फर्दर क्या चैलेंजेस हैं। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि यूएलएफए का दूसरा ग्रुप जो वायलेंट है, जिसने अभी भी आर्म्स को नहीं छोड़ा है, उसके साथ पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है एंड ही रिमेन्स अ पोटेंशियल हर्डल। वो अभी एक और मेजर प्रॉब्लम है विच नीड टू बी सॉल्व्ड। ये ग्रुप ऑपरेट करता है म्यांमार से छुपकर। इस ग्रुप के लीडर बरुआ का कहना है कि टॉक्स आर मीनिंगलेस, उनको बातें नहीं करनी, उनको असम की सॉवरेनिटी चाहिए। ही वॉन्ट्स असम टू बी इंडिपेंडेंट लाइक अ नेशन, नॉट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। अब इंडिया की गवर्नमेंट या किसी और देश की कोई भी गवर्नमेंट ऐसी सॉवरेनिटी को सरेंडर नहीं कर सकती एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। बट फिर भी सॉवरेनिटी को छोड़कर वो इस ग्रुप के साथ, इस वॉयलेंट ग्रुप के साथ टॉक्स में पार्टिसिपेट करती है कि इस ग्रुप को भी नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जा सके, इनको भी कन्विंस किया जा सके और असम को पूरे तरीके से एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज से मुक्त बनाया जा सके। Now that's all for today, friends. Have a nice day. See you tomorrow in the next edition. Goodbye.